लैप्रोस्कोपिक सर्जन को बताना हो, समझाना हो तो क्या होता है? आप क्या बताना चाहेंगे? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की होल सर्जरी या कॉमन भाषा में लेजर सर्जरी भी कहा जाता है उसको। लेप्रोस्कोपिक बेसिकली मीन्स होता है पेट के अंदर की सर्जरी दूरबीन द्वारा करना। कभी ऑन द टेबल कोई डेथ हुई है आपके सर्जरी के दौरान? पाइल्स होता क्यों है लोगों को? क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है या नहीं? क्या ये हमारे माता पिता से हमें आया हुआ है? बिना किसी डॉक्टर के आगे आने वाले टाइम में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से पूरा ऑपरेशन कर सकता है। 3 टाइप की सर्जरीज जो मैंने सुनी है कि एक तो ओपन सर्जरी हो गई, एक आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई और एक ये रोबोटिक सर्जरी हो गई। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा नहीं कि रोबोट से बोल दे रोबोट जाओ सर्जरी कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। कि आज से 50 साल बाद लगभग 2075 में तो कैसे ऑपरेशन थिएटर्स होंगे उस समय? तो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर तुषार मोहन। ये एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। इन्होंने अपने 22 साल के करियर में एटलीस्ट 3600 से ज़्यादा सर्जरीज अटेम्प्ट की हैं और इसमें से एक भी सर्जरी इनकी फेल नहीं हुई है। इन्होंने अपना MBBS किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है और अपना MS इन्होंने मेरठ से किया। उसके बाद से लेके अभी तक ये सारे ऑपरेशंस, सारी चीज़ें अपने लखनऊ में ही कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि पाइल्स एग्जैक्टली क्या होता है, सर्जरी क्या होता है, ओपन सर्जरी क्या होता है, रोबोटिक सर्जरी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है सर्जरी में या आगे चल के वो क्या कर सकता है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में भी हो सकते हैं। तो हम अपनी आज की बातचीत इनसे शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कई सारे लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है उनसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ कि आपके इस थोड़े थोड़े प्रोत्साहन से हम बहुत आगे जाने की कोशिश करते हैं। नए नए लोग मैं आपके लिए लेके आऊँगा। प्रेजेंटिंग यू डॉक्टर तुषार मोहन। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जॉब एग्जैक्टली है क्या? लैप्रोस्कोपिक सर्जन मतलब अगर सबको बताना हो, समझाना हो तो क्या होता है? आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बेसिकली सर्जन हूँ और मेरी स्पेशलिटी उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की होल सर्जरी या कॉमन भाषा में लेज़र सर्जरी भी कहा जाता है उसको। उसमें बटन होल जितने छोटे छोटे छेद करके इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल के उससे ऑपरेट करते हैं। अच्छा। तो ये एक तरह का पेशेंट कंफर्टेबल सर्जरी होती है, रिकवरी फास्ट होती है इससे। तो ये इसकी इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? आपके पास तो कई सारे ऑप्शंस होंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इंजीनियर हो सकते थे आप, उस टाइम पे ये बहुत चलता था। तो आपने डॉक्टर ही चूज़ क्यों किया? मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनमोहन श्रीवास्तव, MD मेडिसिन है, BHU के पास आउट हैं। अच्छा। और शायद शुरू से हम लोग ने बचपन से खेल खेला था, डॉक्टर डॉक्टर का, कोई पेशेंट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। सिरिंज घर में मिल जाती थी, वायल मिल जाती थी, उससे दवा बना लेते थे। तो अच्छा। बचपन से ये वो था कि हम लोग को डॉक्टर बनना है। डैडी को देख के हम लोग के मन में एकदम वो था कि जैसे हम लोग भी डॉक्टर ही बनेंगे, और कभी कुछ सोचा नहीं। अच्छा, तो जब तो आपका मतलब है बचपन से ही सर्जरीज़ वगैरह आप देखते चले आ रहे हैं? सर्जरीज तो नहीं देखते थे क्योंकि डैडी MD मेडिसिन है, फिजिशियन है। हुँ, हुँ। लेकिन सर्जन बनने का फैसला मैंने बाद में किया, जब मेरा MBBS हो गया उसके बाद मैंने सर्जन बनने का फैसला किया। अच्छा। मेरा इंटरेस्ट मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा था और मेरे फ्रेंड्स यही मानते थे कि मैं MD मेडिसिन ही लूँगा। लेकिन कहीं अंदर में ये था कि सर्जरी करके मैं शायद पेशेंट्स का ज़्यादा बेनिफिट कर सकूँ। फिर ग्रेजुअली मुझे सर्जरी का शौक लगा, इसलिए मैंने फिर MS सर्जरी किया। कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर आप सर्जन ना होते, तो क्या होते? तो शायद मैं ना होता। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे होते, तो कभी आपने सोचा नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं, क्योंकि घर से पूरा सपोर्ट रहा है पढ़ाई में, फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहा है, जैसे कोचिंग करना चाहे किया मैंने, और हर तरीके से मुझे सपोर्ट मिला, फैमिली बैकग्राउंड में से सपोर्ट मिला, सब लोग साथ में हमेशा खड़े रहे। तो एक कैरियर मैंने मेडिकल प्रोफेशन चूज़ किया, उससे मैं आगे बढ़ता चला गया। और सर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट इस प्रोफ़ेशन का क्या होता है? कि आप लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको क्या है कि पेशेंट को हैंडल करना, सर्जरीज़ को देखना या लाइफ़ को बैलेंस करना, ये क्या आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चैलेंजिंग पार्ट होता है, पेशेंट को ठीक करके घर भेजना। अच्छा।
क्योंकि पेशेंट बहुत उम्मीद लेके आता है हम लोगों के पास। हम्म हम लोग मीन्स किसी भी डॉक्टर बहुत उम्मीद लेके आता है, हम्म एक विश्वास से आता है। तो हमारा धर्म बनता है कि हम उस विश्वास की कद्र करें और मरीज को ठीक करके घर भेजें। तो इसलिए हर मरीज हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम्म और हम लोग अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि वो मरीज ठीक होके घर जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अपने 22 साल से ज़्यादा ही करियर में अभी तक, जितना मुझे पता है कि आपने 3600 से ज़्यादा सर्जरीज कर ली हैं, तो क्या आज भी हर एक नई सर्जरी करने से पहले आप पढ़ाई करते हैं या आपकी मसल मेमोरी में आ चुका है? नहीं देखिए, कुछ सर्जरी तो ऐसी होती जो कि हम रोज कर रहे हैं, हम्म तो रिफ्लेक्स में आ गई है। लेकिन कुछ सर्जरी फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो उन सर्जरीज को करने के लिए एक बार थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ता है। हम लोग की बुक्स हैं, सर्जिकल स्टेप्स की हैं, हम्म उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कैसे उसको बेटर किया, वो हम लोग को देखना पड़ता है। अच्छा अच्छा। मेडिकल साइंस जो फील्ड है, इसमें लाइफ लॉन्ग पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के हम आगे बढ़ गए फिर नहीं पढ़ना है। किताब हम लोग को बराबर उठानी पड़ती है। तो आपकी फील्ड में क्या क्या मेन ऐसे एरियाज जिस पे आप काम करते हैं ह्यूमन बॉडी के? लेप्रोस्कोपिक बेसिकली मीन्स होता है पेट के अंदर की सर्जरी दूरबीन द्वारा करना। अच्छा। लेप्रो मतलब ये होता है। इसको और थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में ले जाए तो ये एंडोस्कोपिक सर्जरी है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में जैसे नाक से एंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, हम्म। मुंह से एंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, कान से एंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं। तो जो पेट की एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अच्छा। तो पेट की मुख्य सर्जरी में जैसे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया है, हर्निया हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है, ट्यूमर्स हो गए हैं, ये पेट की मुख्य सर्जरीज हैं जो कि लेप्रोस्कोपी से ऑपरेट की जाती है। अच्छा। तो पाइल्स के बारे में अगर आप थोड़ा एजुकेट करना चाहें कि ये पाइल्स एग्जैक्टली है क्या, पाइल्स भी इसमें आता है या नहीं, और पाइल्स कोई अम्ब्रेला है, मतलब क्योंकि इसको लेके काफ़ी सारे लोग कंसर्न रहते हैं कि हमें पाइल्स हो गया है, तो उस पाइल्स में क्या क्या है? नहीं, पाइल्स देखिए एक ऐसी बीमारी है, जब एक पेशेंट, कॉमन पेशेंट, अनएजुकेटेड पेशेंट आता है तो लैट्रिन के रास्ते की होने वाली सभी समस्या को पाइल्स कहता है कि हमें पाइल्स हो गया है। अच्छा। अब हम इसमें जो है देखें कि क्या क्या संभावना हो सकती है, एज ए डॉक्टर क्या क्या संभावना हो सकती है। हम्म तो उसमें तो एक होता मस्से बढ़ जाते हैं, खून की नसें फैल जाती हैं, हम्म। जिसको हेमोरॉइड कहते हैं। अच्छा। दूसरा, कभी कभी टट्टी के रास्ते जख्म बन जाता है जो कि बहुत पेनफुल होता है, उसमें मुख्य लक्षण दर्द होता है, तो वो फिशर कहलाता है। अच्छा। तीसरा, कभी कभी टट्टी का रास्ता थोड़ा सा उतर के नीचे आने लगता है, उसको प्रोलैप्स कहते हैं। अच्छा। उसके अलावा टट्टी के रास्ते कभी कभी गांठ बन जाती है जो कि कैंसरस होती है, कैंसर की गांठ होती है। अच्छा। मरीज उसको भी पाइल्स कह के ही हम लोग के पास आता है, क्योंकि उसको जो लक्षण होते हैं, वहाँ कभी दर्द हो रहा है, दुखान हो रही है, टट्टी ठीक से नहीं हो रही है, ब्लड आ रहा है। और कभी कभी टट्टी के रास्ते का इन्फेक्शन फोड़ा बन जाता है, जिसको हम लोग पेरी एनल एब्सेस कहते हैं, उसको भी कॉमन भाषा में लोग पाइल्स कहते हैं। अच्छा। अच्छा। लेकिन ये ब्रॉडली 4 चीज़ें हैं जिनको जो है पाइल्स के कैटेगरी में देखा जाता है। फिर हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेके एग्जामिन करके उसको डायग्नोज करते हैं। उसके बाद उसका जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है वो पेशेंट को देते हैं। तो इसका इलाज कितना समय लेता है? ये बीमारी पर डिपेंड करता है या सबका इलाज का एक समय है कि ये 2 दिन में ठीक कर देते हैं आप या 3 दिन में ठीक कर देते हैं? नहीं देखिए, 2 या 3 दिन इस तरह से किसी भी बीमारी को कैटेगराइज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अमूमन देखा जाता है कि जैसे हेमरॉइड है, इनिशियल स्टेज ऑफ हेमरॉइड दवा से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 आ रहे हैं तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। तो आजकल जो हेमरॉइड के ऑपरेशंस हैं, उसमें काफ़ी टेक्निकली एडवांस हो गए हैं, हुँ। जिसमें हम लोग स्टेपलर भी यूज़ करते हैं। स्टेपलर में एक बार सर्जरी कर दी तो 2 दिन बाद मरीज कंफर्टेबल हो जाता है, ग्रेजुअली सेटल हो जाता है। हुँ। उसके अलावा लेज़र मशीन भी आ गई है। लेज़र मशीन से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से मरीज को बेनिफिट रहता है। उसके बाद ट्रेडिशनल होते हैं जो कि चीरा लगा के, उसमें मरीज को थोड़ा सा पेन होता है, उसमें रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। अच्छा, अच्छा। लेकिन आजकल MIPA, जिसको स्टेपलर सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, हुँ। और लेज़र सर्जरी, ये हेमोरॉइड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अच्छा। तो इस तरह हर सर्जरी में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
या फिशर ले लें, फिशर में भी लेज़र से किया जाता है, इसमें 2 दिन में मरीज़ ठीक हो जाता है, ग्रेजुअली फिर रिकवर कर जाता है। अच्छा, अच्छा। फिस्टुला अगर मरीज़ को बना है, एब्सेस या फिस्टुला बना है, तो उसमें अमूमन काफ़ी टाइम लग जाता है ठीक होने में, क्योंकि कभी-कभी उसमें ग्रेड वाइज़ सर्जरी करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, टट्टी के रास्ते के स्फिंक्टर को बचाना होता है, जिससे कि मरीज़ को जो है हुँ। बाद में ऐसा टट्टी का रास्ता ढीला हो जाए और गैस पास होने लगे, टट्टी अपने आप छूटने लगे, अच्छा, अच्छा, तो उसके लिए हम लोग जो हैं फिर उसमें गाइडेड सर्जरी करते हैं। अच्छा। और इसका कारण, बेसिक कारण क्या है? अगर हम इसकी रूट तक जाएँ, अगर हम इसकी मुख्य रूट को समझें कि पाइल्स होता क्यों है लोगों को और क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है या नहीं? क्या ये हमारे माता-पिता से हमें आया हुआ है? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो टट्टी के रास्ते की बीमारी होती है, उससे बेसिकली आप पूछना चाह रहे हैं इससे कैसे बचा जाए? नहीं, ये मतलब शुरू कहाँ से हुआ? हर इंसान को, सबको पाइल्स तो होता नहीं। लोगों के खान-पान गड़बड़ है या क्या कारण, उस पे थोड़ा-सा आप बताइए कि क्यों होता है? इसकी रूट कॉज़ क्या है पाइल्स का? मुख्य रूप से इसके लिए कॉन्स्टिपेशन ज़िम्मेदार है। हुँ। जब कॉन्स्टिपेशन होता है या टट्टी का बहुत ज़ोर लगाते हैं या कड़ी टट्टी होती है, हुँ, हुँ। तो उससे जख्म बन जाता है या नसों में ज़ोर पड़ता है जिससे वो नसें फूल जाती हैं। इसलिए जो है ये इन्फेक्शन या इस तरह की पाइल्स की बीमारी हो जाती है। अच्छा। तो इसके बेसिकली बचाव के लिए हम लोगों को खान-पान में विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, रेशेदार चीज़ें, ये सारी चीज़ों का उपयोग भोजन में ज़्यादा करना चाहिए और पानी की उचित मात्रा लेनी चाहिए। हम लोग कभी-कभी कहते हैं कि ज़्यादा पानी पिए तो हमारी 6 लीटर पानी पीने लगता है। हुँ, नहीं, हुँ, इतनी आवश्यकता नहीं है। रीज़नेबली एडिक्वेट वाटर लेना हुँ, चाहिए, हुँ, कमी ना रहे, क्योंकि जितना कम पानी पिएगा उतना स्टूल से पानी एब्ज़ॉर्ब होगा, बॉडी तो उतना एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो स्टूल हार्ड हो जाएगा, हुँ, हुँ। तो वो दिक्कत करेगा। उसके अलावा जब आप स्टूल करने जा रहे हैं तो ज़ोर ना लगाएँ। अच्छा। ज़ोर लगाने से नसों में ज़ोर पड़ता है, मांसपेशियों में ज़ोर पड़ता है, जिससे आगे चल के समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा। उसके अलावा थोड़ा-सा नियमित योगा व्यायाम करें, वो पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसी प्रकार से वो आपके लैट्रिन के रास्ते के लिए भी अच्छा रहेगा। योगा से एक चीज़ मुझे याद आई कि क्या इसमें इंडियन टॉयलेट का और वेस्टर्न कमोड का कोई रोल होता है? क्या इनकी वजह से भी हमें पाइल्स बढ़ना शुरू होता है, या अगर इंडियन वॉशरूम कोई यूज़ कर रहा है तो उसका पेट अच्छे से साफ़ होगा तो उसको पाइल्स नहीं होगा? कभी-कभी कुछ लोग इसमें कहते हैं कि इंडियन वाला बेटर होता है क्योंकि उसमें बैठने से रेक्टम स्ट्रेट हो जाती है हुँ, हुँ। और वेस्टर्न वाले बैठने से रेक्टम का कर्वेचर बना रहता है, जिससे स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। हुँ, हुँ। पर हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा देखा नहीं है कुछ अभी, अच्छा। जिसमें हम ज़्यादा कमेंट कर सकें। पाइल्स में मैंने देखा है ज़्यादातर लोग अपने साथ एक टायर या ट्यूब ऐसा लेके चलते हैं, बैठने से पहले उसको लगाते हैं। तो इसका कारण क्या है? जिनको फिशर होता है, उनको बैठने पे दर्द होता है। जिनको प्रोलॉन्ग सिटिंग रहती है, वो फिर बैठ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में थोड़ा टायर पे बैठते हैं, जिससे वहाँ सॉफ्ट कुशनिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। इससे लोगों को जो है दर्द में आराम मिलता है और वो काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो आप ये बताइए कि आज तक आपकी सबसे लंबी सर्जरी कौन-सी रही है? देखिए, सबसे लंबी सर्जरी तो मेरी रही है पैंक्रियाज़ के कैंसर की सर्जरी, अच्छा, जो कि अमूमन 10 से 12 घंटे चलती है। अब और उसमें टेक्निक एडवांस हो गई है, तो 8 घंटे में भी हो जाती है। अच्छा। काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग सर्जरी होती है, लंबी सर्जरी होती है, लेकिन पेशेंट के बेनिफिट को देखते हुए ये काम भी करना पड़ता है। तो आप इसमें अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? जगा के कैसे रखते हैं? ऐसे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लगातार आप कुछ काम कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं आप ये? नहीं, देखिए, ऐसा है ना, सर्जरी जो है एक स्ट्रेस फैक्टर होता है। जब स्ट्रेस फैक्टर होता है, नींद अपने आप गायब हो जाती है। अच्छा, फिर नींद नहीं आती, सर्जरी करते समय कभी नींद नहीं आती है। अच्छा, अच्छा। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि क्या स्ट्रेस की वजह से भी पाइल्स होता है? बिल्कुल। और दूसरा मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ता हुआ कि आप अपना स्ट्रेस कैसे खत्म करते हैं? जो आपका दूसरा सवाल है, हम अपना स्ट्रेस कैसे ख़त्म करते हैं? देखिए, पेशेंट जब मेरे पास आता है एक विश्वास के साथ, तो उसको ठीक करने में एक चैलेंज रहता है और उस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर ऑपरेशन में पेशेंट को ले जाते हैं।
तो अच्छा। उसमें थोड़ा-सा बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस तो रहता है कि पेशेंट ठीक हो जाए, अच्छे से सब हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर सर्जरी से पहले एक बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सब काम अच्छे से हो जाए। और सर्जरी खत्म होने के बाद भी थैंक यू बोलते हैं ईश्वर को, भाई सब हुँ, अच्छे से हो गया है। हुँ, बीच में बातें करते रहते हैं, कभी कोई गाना लगा लिए, भजन लगा लिए, मेरी ओटी में अक्सर भजन चलता रहता है। अच्छा, अच्छा। तो एक रिलैक्सिंग होता है माइंड उससे। और ओवरऑल सभी लोग ओटी में, सिर्फ मैं तो हूँ नहीं, हुँ, हुँ, मल्टीपल टेक्निकल स्टाफ्स हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, मेरे असिस्टेंट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट के टेक्नीशियंस हैं। हुँ, हुँ। तो उस माहौल में फिर सब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो दूसरा मेरा पहला सवाल भी था कि स्ट्रेस भी कारण होता है क्या पाइल्स का? बिल्कुल, स्ट्रेस से पाइल्स होता है, इसीलिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। टाइम पे सोइए, टाइम पे जगिए, सुबह योगा व्यायाम करिए, रात में बहुत देर तक मोबाइल ना देखिए। जब आप स्टूल करने जाएँ तो बहुत देर टॉयलेट में ना बैठें, हुँ, और कोई बुक वगैरह मोबाइल लेके टॉयलेट में काफ़ी देर बैठे, जितना देर बैठेंगे उतना ज़ोर लगाएँगे, हुँ, 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 आ जाइए, फिर से स्टूल लगे फिर दोबारा चले जाइए। हुँ, लेकिन वहाँ एक साथ बैठ नहीं, हो नहीं रही, हो ये कह के आप अपने को टेंशन ना दें। हुँ। और दूसरी, स्ट्रेस होने से बॉडी रिस्पॉन्स हमेशा गड़बड़ रहता है, स्ट्रेस से बचना चाहिए। अच्छा, तो इसमें थोड़ा आपकी फ़ील्ड का सवाल तो नहीं है, लेकिन जिज्ञासा के तौर पे मैं पूछना चाहूँगा कि आयुर्वेदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ गया है इस चीज़ को लेके कि लोगों को पेट साफ़ करना कैसे है। योगा से भी लोग अपना पेट साफ़ कर लेते हैं। पानी में कुछ चीज़ों का मिश्रण करके भी लोग के पेट साफ़ कर लेते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्योंकि एलोपैथिक पे आदमी क्या करता है कि रोज़ दवाई तो नहीं खाई जा सकती या रोज़ कोई लैक्सेटिव तो नहीं लिया जा सकता। तो आयुर्वेदा इसको काफ़ी सॉल्व कर रहा है विद टाइम। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आपका फ़ील्ड और आयुर्वेदा दोनों मिलके कुछ लोगों के वेलनेस पे काम कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद हमारी एंशिएंट साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद आयुर्वेद को एज ए साइंस इस कंसेप्ट को लेके आए हैं। हुँ, अब जैसे अभी हमने आपको बताया कि हरी सब्जी, फल, रेशेदार चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए, हुँ, हुँ, तो अगर देखा जाए तो ये भी आयुर्वेद है। हुँ, हम इसमें दवा नहीं दे रहे हैं, हुँ, ये हम आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं एक तरीके से। हुँ, आजकल हम लोग की एलोपैथ में भी काफ़ी मेडिसिन्स आ गई हैं, स्पेशली हिमोरॉइड के लिए, जिसको पाइल्स आप कह रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें भी हम लोग प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से आयुर्वेदिक पार्ट है। अच्छा, उसको एलोपैथ ने अडॉप्ट करके उस चीज़ को जो है एज ए टैबलेट फॉर्म दे रहे हैं। अच्छा। बाकी आयुर्वेद में, मेरी आयुर्वेद की कोई एजुकेशन तो नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन, जिससे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट कर सकूं। हुँ, हुँ। लेकिन हाँ, आयुर्वेद हेल्प करता है चीज़ों को। अच्छा, अच्छा। ऐसी कोई कभी सिचुएशन आई है जिसमें आप बहुत नर्वस हो गए हो सर्जरी के दौरान या सर्जरी से पहले, तो आपने कैसे उसके साथ डील किया? नहीं, कभी कभी सर्जरी बहुत परेशान करती है, टाइम लग जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एक दो बार मुझे हेल्प भी बुलानी पड़ी। अच्छा। फेलो कलीग सर्जन्स को मैंने कॉल कर लिया टाइमली, जिससे हुँ, कि हुँ। वो, जब एक से भले दो, हाँ। एक और एक 11 हो जाते हैं कहा हुँ, हुँ, जाता है हुँ, ना। हुँ, हुँ। तो ऐसी कंडीशन में मैं 2 बार फँसा हूँ, दोनों बार मैंने अपने फेलो कलीग्स को बुला लिया, मुझे उससे हेल्प मिली है। हुँ, हुँ। तो संकोच नहीं करना चाहिए, अगर आपको डिफ़िकल्टी है, हाँ। तो आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं। और मैं भी कई बार गया हूँ, ऐसा नहीं है हाँ, कि मैं कभी नहीं गया हूँ, और भी कभी डॉक्टर्स को समस्या आई है, फेलो सर्जन्स को, तो मैं गया हूँ, हेल्प किया हूँ, हाँ। और अच्छा लगता है। मैं इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, कभी भी कॉल आती, चाहे रात के 2 बजे, मैं उठ के तुरंत चला जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वो डॉक्टर परेशान है तभी फ़ोन कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है एक-दूसरे के प्रति कि नहीं, हाँ, फलाने डॉक्टर साहब हैं, कभी ज़रूरत पड़ी मैं उनको कॉल करूँ, बिल्कुल, तुरंत आ बिल्कुल। जाएँगे। क्योंकि आपके फ्रेटर्निटी में यही मैंने देखा है सबसे ज़्यादा कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आप हमेशा समर्पित भी रहते हैं सब लोग। एक पाइल्स की सर्जरी हो या फिर कोई भी ऐसी सर्जरी हो, तो एक आदमी को एक बजट क्या अपने दिमाग में लेके चलना चाहिए कि इतना बजट में मेरा काम हो जाए? कई सारे लोग तो सिर्फ़ बजट की वजह से हॉस्पिटल्स ही नहीं जाते हैं। मेनली जो गरीब तबके के हैं या जिनके पास पैसे की थोड़ी नहीं, कमी है। देखिए, बजट इस तरीके से बता पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए एक
छोटे सिटी में या पेरी-फेरी में जो सर्जरी 15 से 18-20 हज़ार में हो जा रही है, वही सर्जरी एक लखनऊ के एवरेज अच्छे हॉस्पिटल में 35-40 में हो रही है, वही कॉर्पोरेट में और ज़्यादा में हो रही है। तो इस तरीके से बजट तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी ये राय है कि अगर किसी कोई समस्या, आप डॉक्टर से मिलिए ज़रूर। बजट तो बात की चीज़ है, पहले आप डॉक्टर से मिलिए, समझिए उसका क्या इलाज है। भाई अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ईश्वर की दया से हमारे देश में सरकारी सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, और लखनऊ में तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, चाहे KGMU ले लें, चाहे SCPGI ले लें, राम मनोलैया संस्थान ले लें, सिविल अस्पताल ले लें, बलरामपुर अस्पताल ले लें। उसके अलावा पेरीफेरी में कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी खुल गए हैं अब, अच्छा। जहाँ पे सब अच्छा इलाज हो रहा है। तो ये कि डॉक्टर सलाह जरूर लीजिए, डरिए नहीं कि हम कैसे खर्च करेंगे, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उस चीज को ऑपरेशन जरूरत ही ना हो, उस समय इनिशियल स्टेज में दवा से ठीक हो जाए, तो कोई खर्चा नहीं, दवा का तो खर्चा खाली। डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए, कब तक हमें घर पे इसको एग्जामिन करना चाहिए कि यार मैं किस लेवल तक अपने से देख लूं, और अगर अब हैंडल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो ये कितना समय देना चाहिए इसमें? नहीं, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आमतौर पर देखा जाता है जब पाइल्स की समस्या होती तो मरीज संकोच वश और शर्म के कारण जो है हाँ। चीज़ों को अवॉइड करता है, जिससे धीमे धीमे वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो फिर वो सर्जिकल स्टेज में आ जाती हैं, और सर्जिकल स्टेज में आने के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सर्जरी के भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो वो सर्जरी में भी अप्लाई होता है। किसी चीज का अगर टाइमली इलाज किया जाए तो उसका आउटकम ज्यादा अच्छा होता है। एक ऐसी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल एक बीमारी बहुत कॉमन है जो कि सब में ही है, जिसको कहते हैं गूगलाइटिस, कि ज़रा सा कुछ हुआ और उस पे तुरंत गूगल किया कि ये मुझे क्यों हो रहा है, वो मुझे क्यों हो रहा है, तो गूगल कहीं ना कहीं से पहुंचा देता है आपको कैंसर के पास ही। तो पहला सवाल तो इसमें यह है कि लोगों को अपने दिमाग में आप क्या चाहते हैं कि एज अ डॉक्टर कि लोग इतना एजुकेट होके तो आए कि चाहे ऑपरेशन के लिए जा रहे हों या फिर आपसे कुछ बात करने आ रहे हों, कि इतने एजुकेटेड रहे कि हाँ ये इनका बेसिक है, इससे ज़्यादा अगर वो जाएंगे तो फिर वो या तो फिर आपकी जगह पे बैठे होते, तो लोगों को इससे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जिज्ञासा जिज्ञासा जो है वो ह्यूमन नेचर है। अगर मनुष्य के अंदर जिज्ञासा नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ ना बैठे होते। हाँ। हर चीज के लोहे की जो जिज्ञासा रही है वही धीमे धीमे डेवलपमेंट का कारण बनी है। सेब हमेशा से गिरा, लेकिन न्यूटन को जिज्ञासा हुई कि क्यों ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये जो जिज्ञासा है, हाँ। ये सबके मन में रहती है, और फिर जब अपने ऊपर आती है तो फिर उसके बारे में पढ़ने लगता है, ढूंढने लगता है। अच्छा, गूगल आजकल ऐसा हैंडी हो गया, सबके हाथ में 2-2 मोबाइल हैं, तुरंत गूगल खोल के देख लिया। हाँ, गूगल में उस लक्षण के बारे में बहुत सी चीजें लिखी रहती हैं, तो आप उसको पढ़ के भयभीत ना हो। पढ़ लीजिए, पढ़ने में कोई हर्जा नहीं है, पढ़ेंगे नहीं तो ह्यूमन नेचर ही नहीं है। अगर आप नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़िए उसको, पर उसको देख के भयभीत ना होइए। हर चीज में ये ना सोचिए कि मुझे कैंसर हो गया है। आप पढ़ लीजिए, अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, उनको दिखाइए, उनसे डिस्कस करिए। गूगल से कभी इलाज नहीं करना है, गूगल में पढ़ के। नहीं, इसी का एडवांस फॉर्म आया है, चैट जीपीटी कह सकते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। उस पर मैं अभी आऊँगा, आपसे कुछ सवाल उसके भी हैं मेरे दिमाग में। तो इससे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, और क्या क्या ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो आप फॉर हर ऐसे सर्जन फॉलो करते हैं इस चीज़ को? नहीं, देखिए जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं, पेशेंट की रिपोर्ट्स रिव्यू करते हैं, दोबारा देखते हैं सब चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट की रिपोर्ट्स देखना कि हाँ कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है। हर बार बार इन चीज़ों को रिव्यू किया जाता है। फिर ओटी अरेंजमेंट देखते हैं कि ओटी प्रॉपर अरेंज होगी कि नहीं होगी, सब स्टाफ है कि नहीं है, नर्सिस्ट आ गए कि नहीं आ गए, उन्होंने पेशेंट देख लिया कि नहीं देख लिया है। ये सब तो एक फॉर्मल तरीका हो गया,
लेकिन बस मन में ये रहते हे ईश्वर सब अच्छे से करना, बस। तो ईश्वर आपको शक्ति देते हैं इन सब। ईश्वर शक्ति देते हैं, हाँ। शक्तिदायक हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने प्लान किया हो कुछ और कि ये ऑपरेट करना है, ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, और लास्ट मोमेंट पे आप जब सामने हो पेशेंट के और आपका दिमाग चेंज हुआ हो और उसी की वजह से वो पेशेंट बच गया हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि सर्जरी हम लोग वही सर्जरी रोज करते हैं, लेकिन हर सर्जरी में कुछ न कुछ नई चीज मिलती है, हर सर्जरी कुछ न कुछ सिखा के जाती है। तो ऐसे पे हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं सर्जरी करते समय। और दूसरी बात कि हाँ, कभी कभी प्लान एकदम से चेंज करना पड़ता है, जो खास तौर से इमरजेंसी सर्जरीज जो होती हैं, उसमें हमें डिटेल बहुत पता नहीं रहता अंदर का। एक बार आप मुझे किस्सा बता रहे थे कि आपने एक इंजेक्शन लगाने के लिए किसी मरीज को बोल दिया था और रिपोर्ट शायद बदल गई थी, तो आपने लास्ट मोमेंट पे उस रिपोर्ट को चेंज करके रोका उस व्यक्ति को कि नहीं, वो इंजेक्शन नहीं लगाना है। तो वो कैसे, क्या हुआ था, वो पूरा प्रकरण अगर आप शेयर करना चाहें तो? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि पता नहीं क्यों ईश्वर से क्या संदेश आया, मैंने बोला कि इस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में इंजेक्शन लगेगा। और ऑपरेशन थिएटर में टेस्ट डोज देती है मरीज को, बहुत तेज रिएक्शन हो गया इंजेक्शन का। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में था, सारी सुविधाएं थे, तुरंत उस चीज को हम लोग ने विद इन मिनट्स उस चीज को मैनेज कर लिया। तो ये एक तरीके से ईश्वरीय प्रेरणा है कि ईश्वर ही आपको बचाते हैं। तो वो जो है मरीज ठीक हो गया, ऑपरेशन करा के चला गया, सब अच्छे से रहा। लेकिन हाँ, ड्रग रिएक्शंस होते हैं, उसको टाइमली मैनेज करना होता है। ओटी में हमारे पास सारी फैसिलिटी रहती है, वार्ड में फैसिलिटी अरेंज करने शायद 1 मिनट का समय लगे, हाँ। ओटी में वही सब चीज है। तो तुरंत मैनेज हो गया, तुरंत सारे इंजेक्शंस लग गए, तुरंत मरीज रिकवर कर गया। कभी ऑन द टेबल कोई डेथ हुई है आपके सर्जरी के दौरान? नहीं, ईश्वर की दया से अभी तक मैं बचा हुआ हूँ इस चीज से। अच्छा। हाँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सर्जरीज बिल्कुल 100% पेनलेस हो सकती है? पेनलेस, पेन क्या है? पेन जस्ट ए परसेप्शन है। किसी चीज में मान ली ठोकर लग गई, मुझे ठोकर लगी, मैं खड़ा हो गया, रोया, हाथ पैर देखा, आपको ठोकर लगी, आप तुरंत आगे बढ़ गए। आपका परसेप्शन कम है उस पेन के लिए, मेरा परसेप्शन ज्यादा उस पेन के लिए। उसी तरीके से सर्जरी भी एक तरीके की पेन है जो हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं। आजकल काफ़ी एडवांस टेक्निक आ गए, एनेस्थेटिक सर्जन्स काफ़ी अच्छे आ गए हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी इंट्रा-ऑप तो पता ही नहीं चलता है, पोस्ट ऑप भी काफ़ी अच्छे पेन किलर्स आ गए, जिससे कि पेन बहुत कम होता है। आगे चल के पेनलेस हो जाए, ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। हाँ। और आप तो इतने साल से काम कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले भी ऑपरेशन थिएटर्स होते थे, उनका एक लुक एंड फील अलग था, आज का ऑपरेशन थिएटर है उसका अलग है। तो आप एज डॉक्टर अगर आज बैठ के इमेजिन करें कि आज से 50 साल बाद लगभग 2075 में, तो कैसे ऑपरेशन थिएटर्स होंगे उस समय पे? देखिए, जो मैं मेरी बेसिक एजुकेशन के जीएमसी से है, वहाँ जो मैंने सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर देखा है, बहुत पुराना बना हुआ है। 1905 में उस कॉलेज का कंसेप्ट रखा गया था, और 1911 से कॉलेज स्टार्ट हुआ है केजीएमसी। तो उसका जो ऑपरेशन थिएटर है, उसमें मैंने देखा था कि जो उसके कॉर्नर्स हैं, वो ऐसे मार्बल्स उसके कॉर्नर्स पे लगे जो कि कर्व हैं। हाँ। उस ओटी में कोई कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर जो है डस्ट का, इन्फेक्शन का, गंदगी का घर होता है। तो उस समय भी लोगों के अंदर ये कंसेप्ट था कि अगर हम जो है कॉर्नर का गोल रखें तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। अब जो जमाना आ गया मॉड्यूलर ओटी का आ गया है, उसमें उस कंसेप्ट को काफ़ी लेके काफ़ी एडवांस ओटी बनने लगी है, जिसमें HEPA फिल्टर लगे रहते हैं, एसी के अलग तरीके के लगे रहते हैं, कॉर्नर्स नहीं रहते हैं, वॉल पेंट ऐसा रहता है जिसमें इन्फेक्शन ना रुके। आगे चल के जो मैं देखता हूँ कि इसी का जब और एडवांस आएगा तो हमारे पास फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। जैसे हो सकता है, जैसे अब रोबोटिक सर्जरी आ रही है, रोबोटिक सर्जरी में रोबोट की आर्म्स जो हैं सर्जरी करती हैं और सर्जन एक मॉनिटर पे बैठ के उसको गाइड करता है।
तो इसी तरीके से और भी सुविधाएं आएंगी और इम्प्रूवमेंट होंगे। मेडिकल साइंस हमेशा विकास की ओर चलती रहती है, तो चेंजेस तो होंगे, हो रहे हैं। हमने अपनी लाइफ में देखा बहुत चेंजेस, आगे भी चेंजेस होते रहेंगे। जैसा कि आपने मुझे रोबोटिक्स सर्जरी का बताया, तो 3 टाइप की सर्जरीज़ जो मैंने सुनी है कि एक तो ओपन सर्जरी हो गई, एक आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई और एक ये रोबोटिक सर्जरी हो गई। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, ओपन सर्जरी सर्जरी तो ट्रेडिशनल सर्जरी है, जिसमें पेट में चीरा लगा के उस ऑपरेशन को किया जाता है। अच्छा, अच्छा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है, उसमें छोटे छोटे छेद बना के टेलीस्कोप अंदर डाल दिया जाता है और वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिससे काम किया जाता है। रोबोटिक सर्जरी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही एक एडवांस फॉर्म है। उसमें होल बना के इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल दी जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट जो रोबोट्स होते हैं उनकी आर्म के साथ अटैच रहते हैं। अच्छा। और सर्जन एक मॉनिटर पे बैठ के, सिमुलेटर टाइप का रहता है जिस पे बैठ के पेशेंट के अंदर देखते हुए मॉनिटर पे सर्जरी करता है, जो मिमिक होता है रोबोट पे। फिर रोबोट वही चीज करता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि रोबोट से बोल दिया रोबोट जाओ सर्जरी कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। सर्जन ही करता है मॉनिटर पे, जो कि रोबोट मिमिक करता है, फिर वो रोबोटिक आर्म्स उस सर्जरी को करते हैं। अच्छा। बेनिफिट क्या है हुँ। भाई, सर्जन करे रोबोट करे, दोनों में बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जैसे कि ह्यूमन एरर जो होती है, जैसे कि सर्जन का हाथ थोड़ा सा हिला है, फाइन इंस्ट्रूमेंट्स के मूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रोबोट पे जब शिफ्ट होता है वही काम, तो वो चीज़ें एरर, वो चीज़ें कम हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं। स्टर्डी हैंड रहता है रोबोट का, अच्छा। वाइब्रेशंस नहीं रहते हैं, जो डायरेक्शन में चाहेंगे वही जाएगा, एब्रप्ट मूवमेंट नहीं होगा। ये अच्छा। सारी चीज़ें रोबोट्स के बेनिफिट रहते हैं। तो इसका सक्सेस रेट कितना है रोबोटिक्स का, अगर रोबोट से कर रहे हैं? सेम जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कोई रोबोटिक सर्जरी का है। अच्छा, तो इसमें जो डॉक्टर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, ये रियल टाइम में चल रहा होता है या फिर हल्का-सा लैग होता है माइन्यूट सेकंड्स का? नो आइडिया। नहीं, ऐसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे यार, मैंने यहाँ पे ऐसे किया, तो तुरंत रोबोट ने भी ऐसे कर दिया या वो 1 सेकंड बाद करता है? नहीं, इसका जो है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कभी सोचा नहीं है। नहीं, नहीं, ये तो और आपने रोबोटिक्स किया है? नहीं, मैंने रोबोटिक सर्जरी किया नहीं, मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं रोबोटिक सर्जरी की। इच्छा रखता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी मैं भी एक बार ट्रेनिंग लेके आऊँ, शुरू करूँ। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ये काम भी हो जाएगा। तो आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को और रोबोटिक सर्जरी को आज से 10 साल बाद कैसा देखते हैं? पेशेंट का कंफर्ट बढ़ता चला जाएगा इन सब चीज़ों से। अच्छा, अच्छा। चांसेस ऑफ एरर कम होते चले जाएंगे रोबोटिक सर्जरी से। और यस, डॉक्टर्स को भी कम थकान लगेगी करने में। हाँ। वो कंफर्टेबली एसी में बैठ के अपना जो है वर्क स्टेशन पे काम कर रहा है, अच्छा, अच्छा। वहाँ पे रोबोट कर रहा है। ओके। पर ऐसा नहीं कि खाली रोबोट के ऊपर पूरा पेशेंट छोड़ दिया जाता है, वहाँ पूरी टीम खड़ी रहती है। असिस्टेंट सर्जन की, एनेस्थेटिक्स की, स्टाफ की सारी टीम रहती है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे तुरंत चीज़ों को टेक ओवर किया जा सके। ऐसा नहीं कि मरीज को रोबोट के साथ छोड़ के सब लोग बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। इससे एक चीज़ मुझे याद आई, मैं पढ़ रहा था एक स्टोरी, एक आर्टिकल था कि एक डॉक्टर ने किसी दूसरे शहर में बैठ के, ये अपने इंडिया की ही बात है, भारत की, कि दूसरे शहर में बैठ के इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहीं और से बैठ के किसी और शहर में रोबोटिक सर्जरी को सक्सेसफुली पूरा कर दिया। नहीं, देखिए, ऐसा रोबोटिक सर्जरी जो है ऑपरेशन थिएटर में हो रही है और दूसरे कमरे में बैठ के सर्जन उस चीज़ को कमांड कर रहा है। तो दूसरे कमरे में बैठे, दूसरे शहर में बैठे, दूसरे जिले में बैठे, बात तो एक ही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है कि हम लोग हैं जो कितना ईजी हो कि जो पेशेंट नहीं जा सकता, जैसे जो पेशेंट मान लीजिए किसी छोटे शहर में है, या कहीं कह सकते हैं झांसी में है, ललितपुर में, ऐसी जगह पे कहीं पे नहीं जा सकता, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल जाए और उसकी सर्जरी कहीं बाहर से हो जाए, तो उसके लिए तो कितना कंफर्टेबल चीज़ हो गई है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन इसमें इन्वर्टेड कॉमा में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई सर्जन दूर बैठ के सर्जरी कर रहा है,
यहाँ जो टीम पूरी खड़ी है वो एक्सपर्ट टीम रहती है उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, जिससे कोई ज़रूरत पड़े किसी भी तरीके की तुरंत वो टीम टेक ओवर करके उस चीज़ को कंप्लीट कर सकती है, चाहे लेप्रोस्कोपी से कर दे चाहे ओपन करके कर दे, एकदम से नहीं छोड़ा जाता है चीज़ों को। नहीं, लेकिन आपने मुझे बताया ना कि ऑलरेडी टीम होती है, डॉक्टर चाहे बगल के कमरे में बैठ के कर रहा हो या फिर टीम हमेशा ओटी में रहे। तो वो तो कहीं न कहीं एक पूरा कोऑर्डिनेशन के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, नहीं, हाँ। क्योंकि आप पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ गया है और आगे विद टाइम बढ़ ही रहा है, तो क्या आप देखते हैं कि कभी बिना किसी डॉक्टर के आगे आने वाले टाइम में कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस खुद से पूरा ऑपरेशन कर सकता है? उम्मीद तो नहीं है। अच्छा, एआई से नहीं हो सकता। उम्मीद तो नहीं है, पर हम लोग ने मैंने अपने 50 साल के जीवन में जितना चेंजेस देखे हैं लाइफ में कि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है, तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर्स की नहीं खत्म होते लेकिन सीधे। आज के डेट में जो है ये कि सर्जरी खाली कंप्यूटर कर दे, ये थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। तो नहीं, कहीं न कहीं ऐसा सोच सकते हैं कि आप जैसे कोई डिवाइस मान लीजिए बन गई, जिसमें पूरा एआई का इंटीग्रेशन है। एआई इतना ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो चुका है इस चीज़ को लेके कि आपको कोई डिवाइस पहना दी गई, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो और एआई आपका कोर सर्जन बन के आपको थोड़ा गाइड करे कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है ये और बेटर होगा। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये तो पॉसिबल है अच्छा। कि भाई एआई उस चीज़ को गवर्न कर रहा है मेरी सर्जरी को, वो कह सकता है कि नहीं, अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को इधर के बजाय इधर से ले जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, ये तो पॉसिबिलिटी है। अच्छा। और गाइड कर सकता है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर रही है, तो अभी भी ज़रूरत पड़ती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता रहेगा आगे चल के या फिर हम लैब्स में भी ऑर्गन को ग्रो कर सकते हैं अलग से? कोशिश हो रही है लैब्स में ऑर्गन ग्रो करने की, अच्छा। या एनिमल्स के ऑर्गन को जो कि नियरेस्ट टू ह्यूमन है उनके ऑर्गन्स को जो है हार्वेस्ट करके ह्यूमन बॉडी में लगाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, विद टाइम चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। ऑर्गन डोनेशन ह्यूमन बॉडी से हो रहा है और लैब ग्रोन ऑर्गन्स भी आएंगे मार्केट में, जल्दी आएंगे। अच्छा, अच्छा। तो जो ऑर्गन डोनेशन की एक बहुत बड़ी क्राइसिस रहती है, ऑर्गन मिलता नहीं है, स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो गए जिनको ज़रूरत पड़ती, किडनी मिल नहीं पा रही है और बार बार डायलिसिस करानी पड़ती है। अगर वो लैब ग्रोन किडनी मिल जाए तो उन बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, उनकी लाइफ अनएक्सपेक्टेड काफ़ी बढ़ जाएगी और डबल ख़त्म हो जाएगा। सही कह रहे हैं। तो आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ और दिमाग में है कि जीन एडिटिंग या फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन से क्या आगे चल के सर्जरीज कम हो सकती हैं? जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल डेज़ की बात है, तो उस समय स्कूल में फंक्शन हो रहा था जिसमें मैं डॉक्टर बना था। फैंसी ड्रेस कंपटीशन था जिसमें मैं डॉक्टर बना था। तो मेरे फादर ने जो मुझको बता के भेजा था मुझे क्या बोलना है, वो लाइन मुझे आज भी याद है, जबकि बहुत पुरानी बात है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई एम ए डॉक्टर, आई ट्रीट पेशेंट बट गॉड क्योर्स। प्रिवेंटिव साइंस ऐसी साइंस है जिससे बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है, बीमारी से। और जहाँ तक डॉक्टर का सवाल है, डॉक्टर खाली इलाज करता है, ठीक तो ईश्वर ही करता है। तो आगे भी ये लाइन जो है ये हमेशा सत्य मानी जाएगी, इस लाइन को कभी कोई काट नहीं पाएगा। जीन एडिटिंग आपके हिसाब से पॉसिबल है? जीन एडिटिंग भी उसी प्रिवेंटिव मेडिसिन का पार्ट है। अच्छा। जिसमें कि जो डिजीज्ड पार्ट हैं उस जीन को हटा के हेल्दी जीन्स डाल दिया जाए, वो उसी का पार्ट है। अच्छा, तो डेफिनेटली ये आगे चल के काफ़ी फ्लरिश करेगी ये ब्रांच। आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाहर की कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं आप कि हम क्या उस स्पेस पे ग्रो कर रहे हैं जिस स्पेस पे हमें करना चाहिए या अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है चीज़ों की? क्योंकि बाहर हम देखते हैं इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लोग कई सारे बड़े लोग हैं से इंडिया में पैसा कमा लिया, खूब अच्छे हो गए, तो वो चाहेंगे कि भाई इंडिया में हम ना करें अपना ऑपरेशन, हम बाहर जाएँ। लेकिन वहीं इंडिया में कई सारे लोग करा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना डिफरेंस है अभी दोनों अलग कंट्रीज में और इंडिया में? स्किल हमारे पास है, स्किल हमारे पास है,
डॉक्टर्स के पास स्किल है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि बिल्डिंग खूबसूरत हो जाए, एकदम चुस्त दुरुस्त स्टाफ रहे, पेशेंट केयर बहुत अच्छी हो जाए। इन सब चीज़ों में अभी हम लोग थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज वी आर डूइंग फेयरली गुड जॉब। अगर हम पूरे वर्ल्ड का देखें तो वी आर डूइंग फेयरली गुड जॉब। हम लोग पास इंटरनेशनल पेशेंट्स काफ़ी आते हैं इंडिया में। मैं लखनऊ का ही बता रहा हूँ, यहाँ पे नेपाल से बहुत पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। नहीं, वो नेपाल काफ़ी छोटा कंट्री है, उससे कंपेयर कर रहे हैं, पता नहीं, कंपेयर नहीं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक बात। लेकिन मैंने दिल्ली में भी काम किया कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे विदेशों से बहुत पेशेंट्स आते थे, पाकिस्तान से आते थे, अफ्रीका से आते थे, थाईलैंड से आते थे वो पेशेंट्स, अच्छा। और दे वर वेरी सेटिस्फाइड। तो हम लोग मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, अच्छा। क्योंकि तभी हम लोग पास बाहर के पेशेंट्स आते हैं, ऑपरेट करा के चले जाते हैं। आज भी मैं देखता हूँ कि यूएसए में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, जब उन लोग को ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया आ जाते हैं सर्जरी कराने। अच्छा। दो कारण हैं, एक तो यहाँ उनके रिलेटिव्स हैं, दूसरा अभी भी उनको विश्वास यहीं के लोगों पे है। सही बात है। जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ही अच्छा हो, लोगों को ट्रस्ट भी बाहर की कंट्री में ही ज़्यादा हो, लेकिन डॉक्टर्स तो वहाँ पे भी इंडियंस हैं, तब लोग बाहर क्यों जाते हैं और वो डॉक्टर्स ही बाहर क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे कंट्री से, भारतवर्ष से काफ़ी लोग बाहर जाके और विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि वहाँ के लोग भी इंडियन डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अरब कंट्रीज़ वगैरह में इंडियन डॉक्टर्स की काफ़ी रेपुटेशन है। अब ये बात कि यहाँ के लोग बाहर जाके इंडियन डॉक्टर से ही ऑपरेट करा रहे हैं, तो फैसिलिटी कुछ चीज़ों में वहाँ ज़्यादा अच्छी है, चीज़ें थोड़ा सा स्मूथली हो जाती हैं, भीड़ कम है, और कभी कभी लोग हाइड करना चाहते हैं अपनी बीमारी तो विदेश में जाके ऑपरेट करा लेते जिससे पता ना चले। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि लेप्रोस्कोपी या सर्जरी, सर्जरी को ही अगर हम टॉपिक लेके चलें, तो ये सर्जरी क्या कभी गाँव तक पहुँचेगी? या फिर हमेशा लोगों को शहर ही आना पड़ेगा सर्जरी के लिए? क्या इतनी अफोर्डेबल ये हो सकती है? मैं पिछले 13-14 साल से लखनऊ में हूँ। मैं एमएस करने के बाद दिल्ली रहा हूँ 5 ईयर्स, उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया वापस। और जब मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ तो उस समय पेरिफेरी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। आज की डेट में देखें तो हर ज़िले में, हर ज़िले की तहसील में, कस्बे में, हर जगह इस समय ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशंस होने लगे हैं। तो गांव-गांव तक तो पहुंच रहा है ऑपरेशन, स्किल्स भी पहुंच रही हैं। तो ये मानना कि एडवांसमेंट नहीं हो रही, ये भी एक एडवांसमेंट का ही तरीका है कि हम बेसिक सर्जरीज जो हैं हर जगह प्रोवाइड कर दे रहे हैं। सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट सेटअप है, जहाँ पे काफ़ी सर्जरीज अब होने लगी हैं, शायद पहले नहीं होती थी जो हमने सुना था। काफ़ी सर्जरीज हो रही हैं। इस तरह जो गांव में हमारे भाई बंधु रह रहे हैं उनको भी काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं। दूसरा आयुष्मान कार्ड योजना आ गई है, उससे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको इमीडिएट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सर्जरी का या मेडिकल ट्रीटमेंट का या इलाज कराने का अवसर मिल जाता है, जिसका खर्चा सरकार वहन करती है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और धीमे धीमे सुधार हो रहा है, और आगे भी ये सुधार हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया तो फिर आराम से बैठ गया, नहीं, ये धीरे धीरे होता रहेगा और आगे भी होता रहेगा। ये सुविधाएं धीमे धीमे हर क्षेत्र में पहुंचेंगी। आपको कभी किसी ऑपरेशन के दौरान या कभी किसी ऑपरेशन के बाद किसी बात को लेके किसी कभी रिग्रेट फील हुआ है? देखिए, डॉक्टर हमेशा बेस्ट करना चाहता है। कभी कोई समस्या रही तो मन अंदर से खराब हो जाता है कि हम और अच्छा कर देते तो बेहतर था, हम ये कर देते। तो अफ़सोस कभी-कभी होता है कि नहीं, हम अप टू मार्क अपने हिसाब से नहीं कर पाए, ये हम और अच्छा कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। तो हाँ, कभी-कभी मन दुखी हो जाता है। तो आप
इस उम्र में कभी रोते हैं? दुखी होना ही रोना है, कुछ फ़र्क है दोनों में? नहीं, एक आँसू बहा के रोना एक्सप्रेशन तो नहीं, कभी-कभी रोना आ जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से दुःख की एक जब सीमा पार हो जाती, तो आँखों से आँसू भी आ जाते हैं। हुँ। और क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप वैसे ही बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं और अपने बेटे को आप इतना सब कुछ सिखा रहे हैं। आपने अपने क्लिनिक का नाम भी अपने बेटे के नाम पे ही रखा है, अथर्व क्लिनिक। हुँ। तो अभी आप मैंने सुना है कि आप नया क्लिनिक शायद खोलने जा रहे हैं, तो उस वो कब तक लोगों के लिए ऑपरेशनल हो जाएगा? आह! मुझे जो लग रहा है वो अभी उसको शुरू होने में साल भर लगेगा। अच्छा, अच्छा। बाकी अथर्व से मेरे इमोशनल अटैचमेंट हमेशा से रहा है, बच्चा है अपना, तो उसके नाम पे क्लिनिक का नाम रख दिया हुँ। और उसको भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट उसका ये है कि जैसे जब हम श्वेता मेरी वाइफ़ है डॉक्टर श्वेता ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे बैठ के, कि देखो ये मेरा चैम्बर रहेगा, ये तुम्हारा चैम्बर रहेगा, तो अथर्व पीछे से कहता मेरा चैम्बर कहाँ है? तो सुन के अच्छा लगा कि वो भी जो है इस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है। कहता है मैं डॉक्टर बनूँगा, हुँ। आगे क्या बनेगा नहीं पता, मैंने उसको कभी किसी प्रेशराइज़ भी नहीं किया तुम ये पढ़ो, ऐसे करो, वो करो। लेकिन जब आपका प्रोफ़ेशन, आपके बच्चे भी वही प्रोफ़ेशन में जाते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये वीडियो जब आउट होगा उससे उसको उतनी प्रेरणा तो मिलेगी कि इसको अपने आगे आने वाले जीवन में वो जोड़ के रखेगा। और बस इस एपिसोड का एक लास्ट सेगमेंट है, हम लोग सबके साथ मिथ बस्टर्स करते हैं कि आपके फ़ील्ड के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं, उसको अगर आप बस्ट करना चाहें तो। हुँ। कि पहला मिथ है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी से ज़्यादा रिस्की होती है। नहीं, रिस्की नहीं होती, ज़्यादा सेफ़ होती इनफैक्ट। अच्छा। क्योंकि उसमें हम लोग जो है बड़ा चीरा नहीं लगाते हैं, खाली एक छोटा होल करके उससे सर्जरी करते हैं। हुँ। तो उससे क्या होता है, मरीज़ जल्दी चलने-फिरने लगता है। अच्छा। इन्फेक्शन के चांसेस, हर्निया बनने के चांसेस कम रहते हैं हुँ। और कभी-कभी सर्जरी जो है ओपन सर्जरी से कम टाइम में हो जाती है। अच्छा। तो एनेस्थीसिया टाइम कम हो जाता है तो सेफ़ होती है। और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जैसे कि जो बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं, इसमें हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है या चेस्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें कभी-कभी पूरी बेहोशी देने में दिक्कत होती है, तो फिर हम लोग ओपन सर्जरी प्लान करते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो जाती है। और ये भी लोग ऐसा मानते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सिर्फ़ यंग लोगों के लिए है, बड़े बूढ़ों के लिए नहीं है, बहुत रिस्की होता है उनके लिए। नहीं, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि एल्डरली पेशेंट्स में भी लेप्रोस्कोपी ज़्यादा अच्छी सर्जरी है। यंग पेशेंट तो चलिए बड़ा चीरा भी झेल लेंगे, उनके अंदर भाई ताकत है। एल्डरली पेशेंट जो बुजुर्ग हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को बेसिकली मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहा जाता है। अच्छा। मिनिमल एक्सेस मतलब कि हम लोग छोटे-छोटे छेद से मिनिमल एक्सेस करके सर्जरी कर रहे हैं, तो उससे रिकवरी एल्डरली पेशेंट्स में, बड़े बुजुर्गों में तेज़ होती है, फ़ास्ट होती है। और लोग ये भी मानते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत महँगी है। बहुत महँगी तो नहीं है, इनफैक्ट जो हमने देखा है कि लेप्रोस्कोपिक ओपन सर्जरी और मरीज को हॉस्पिटल में ज़्यादा रुकना पड़ता है, अच्छा। तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है, रूम के चार्जेस बढ़ते रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 1 या 2 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है। आजकल तो डे केयर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई, सुबह कीजिए, शाम तक मरीज को घर भेज दीजिए। हुँ। इसमें गॉल ब्लैडर हो गया, हर्निया हो गया, हिस्टेक्टमी हो गई, सारी सर्जरीज़ हो रही है डे केयर सर्जरी में। हुँ, हुँ। तो इफ़ेक्टिवली कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा। कॉस्ट कम होने के और भी कारण हैं। मान लीजिए 5 दिन मरीज भर्ती रहे, उसके तीमारदार काम छोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होता है। हुँ, हुँ। अपना काम छोड़ के कोई हॉस्पिटल बार-बार आ रहा है, जा रहा है, आने-जाने में खर्चा है, खाने-पीने में खर्चा है, रहने में खर्चा है और लेप्रोस्कोपी में फट से छुट्टी हो गई, मरीज घर पहुँच गया, तो एक स्मूथ लाइफ पूरे फैमिली की चलने लगती। कोई एक मरीज जब बीमार होता है, हुँ। तो वो तो बीमार हो गया लेकिन उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। सही बात है। तो लेप्रोस्कोपी अगर जल्दी ठीक होके मरीज जल्दी घर जा रहा है, तो पूरी फैमिली भी जल्दी रिकवर हुँ, करती है। हुँ। तो इसलिए लॉन्ग टर्म देखिए तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्जरी है। ओके। और कैंसर को लेके लोगों के दिमाग में रहता है कि कैंसर की किसी भी सर्जरी में वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकते। कुछ सर्जरी नहीं कर सकते, कुछ सर्जरी में लेप्रोस्कोपी का बहुत अच्छा रोल है। जैसे कि आजकल मान लीजिए सीए प्रोस्टेट हो गया, गदूद का अगर कैंसर हो गया है, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छा रोल है।
अच्छा। डीप पेल्विस में वो स्पेस में प्रोस्टेट होती है, वहाँ रोबोट की आर्म्स अच्छे से पहुँच जाते हैं और उस सर्जरी में बहुत अच्छा रोल है। इसी तरीके से बहुत से एक तो ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ऐसा बहुत से सही यहाँ पे लेप्रोस्कोपी का रोल है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और ये पॉइंट भी उठाइए, हुँ। तो वो आपको गाइड करेंगे उस स्पेसिफिक सर्जरी के बारे में कि क्या है, कैसे गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं भी एक शुक्रिया। क्वेश्चन पूछ लूँ? हाँ, प्लीज़ पूछिए। अमृतांश, तुम शायद 3-4 साल के रहे होगे तब से हम लोग संपर्क में हैं। हाँ। ऑलमोस्ट 98 से जहाँ तक मुझे याद है। आज तुम मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, जो भी कह रहे हैं इसको, तो तुम इस फील्ड में कैसे आए? मैं इस फ़ील्ड में तो मैं अगर शुरू करूँ तो मेरे पिताजी ने मुझे जब मैं 7 साल का था तभी एक कैमरा दिया था, हाँ। उसको यूज़ करने के लिए, जिससे कुछ अगर और ज्ञानवर्धन होता है तो तुम करो इसको इस्तेमाल। और हमेशा से ही मुझे कुछ ना कुछ नया वो देते हुए ही आए हैं। जो मेरे दोस्तों को 4 साल बाद मिलता था, वो मुझे उनसे पहले मिल जाता था। हुँ, हुँ। तो मैंने देखा कि मैं कैमरा यूज़ कर लेता हूँ, फिर धीरे-धीरे मैं थोड़ा-सा इंटरेस्ट आया वीडियोज़ को लेके। फिर आज जाके मैंने सोचा कि मैं एक पॉडकास्ट चैनल बनाता हूँ, या अपना एक ऐसा चैनल बनाता हूँ जिसमें लोग मेरे माध्यम से अगर थोड़ा बहुत एजुकेट हो सकते हैं। हुँ, हुँ। आप जैसे अपने किसी भी टॉपिक के महारथी से मिलके कुछ सीख सकते हैं, तो वो क्यों ना किया जाए? हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, एक तो मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं एजुकेट हो जाऊँगा, जैसे मुझे लेप्रोस्कोपी के बारे में नहीं पता था। मैं बचपन से ही आपके साथ बैठ रहा हूँ, कभी हमारी बात ही नहीं हुई इस टॉपिक पे। हुँ, आज हुँ। इतना अच्छा लगा कि आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला और इसको बताया, तो मैं पहली बात तो मैं एजुकेट हुआ। दूसरी बात, जितने लोग इसको देखेंगे वो एजुकेट होंगे। ऐसे कई सारे लोगों के साथ मैं मिलके ये चीज़ करना चाहता हूँ कि एक सोसाइटी को सही एजुकेशन मिले और वो अपनी इन सब बातों से थोड़ा-सा फ्लरिश करें। बस मेरा तो एम यही है। हुँ, हुँ, हुँ। जी। चलो, बहुत अच्छा रहा। नहीं भैया, थैंक यू सो मच। आपने एक छोटे से इनवाइट पे ही इसको करने का सोचा, और आपने आप जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके फ़ोन पे कई सारे फ़ोन भी आए बीच में कि आपकी सर्जरी भी है अभी इसके बाद तुरंत। हाँ, हाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, और मैं बिल्कुल आपके साथ पार्ट 2 भी करना चाहूँगा कभी। बिल्कुल, कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे इस पे, और जैसा भी जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आप तक पहुँचाऊँगा, और अगर उनका सॉल्यूशन मैं उसी टाइम दे पाऊँगा तो मैं उस पे दे दूँगा, नहीं तो फिर हम उसके साथ पार्ट 2 भी करेंगे आपके साथ। बिल्कुल। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप इस कंटेंट से थोड़ा-सा भी इंस्पायर होते हैं, थोड़ा-सा भी एजुकेट होते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या चाहते हैं हम किन-किन नए लोगों को यहाँ लेके आएँ, किन से हम बात करें, क्या आपको एजुकेट अच्छे से कर सकता है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और हमें आगे थोड़ा-सा प्रोत्साहन देंगे, तो आगे बढ़ने की हमारी उम्मीद ऐसी ही जगी रहेगी। थैंक यू सो मच।